नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन सिन्हा, संपादक खबरसार, फिर एक बार आपके बीच में हूँ। जैसा कि आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा होगा, मैंने स्पष्ट किया था कि छत्तीसगढ़ में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद यदि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस आती है तो किन कारणों से वापस आएगी और यदि सत्ता से बाहर होती है तो किन वजहों से बाहर होगी। दोस्तों, मैंने आपको यह भी स्पष्ट किया था कि भारतीय जनता पार्टी यदि सत्ता में आती है तो उसके सत्ता में आने के कारण क्या क्या होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 दिसंबर 2023 चुनाव परिणाम आते ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य में किस पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ होगी। वैसा हुआ भी। 3 दिसंबर 2023 को यह स्पष्ट हो गया कि राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पर बहुमत दे दिया है। 56 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए राज्य में नई सरकार बनने जा रही है। वहीं महज 5 साल सत्ता में रहने वाली भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर होती दिख रही है। अब उसे चाहते ना चाहते हुए विपक्ष की भूमिका निभानी है। दोस्तों, सत्ता में आना, सत्ता चलाना और लोकप्रिय होना, ये काफी अलग अलग मुद्दे हैं। हालांकि इन मुद्दों को आपस में जोड़ा जा सकता है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सुशासन काल कहे जाने वाले रमन सिंह जी की सत्ता काल को, जिसमें उन्होंने लगभग क्या पूरे 15 साल भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया। 3 बार को उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बना पाई। अचानक परिवर्तन की बयार हुई। वर्ष 2018 में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने सत्ता संभाला और ऐतिहासिक जन समर्थन के साथ कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी। वर्ष 2018 के चुनाव परिणाम आप देखेंगे तो पाएंगे कि महज 15 सीटों में सिमटने वाली भारतीय जनता पार्टी ने हार स्वीकार करते हुए यह आकलन करना शुरू कर दिया था कि ऐसा क्या हुआ जो इस तरीके की हार का सामना 15 साल पुरानी सरकार को करना पड़ा। वहीं सत्ता पाने के बाद कांग्रेस पार्टी, भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 सालों में ऐसी बहुत सी गलतियां की जिनके कारण आज उन्हें सत्ता से बाहर जाना पड़ा। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे काम भी पिछले शासनकाल में हमने देखा कि ऐतिहासिक हुए हैं। भूपेश बघेल जी ने कुछ साहसिक निर्णय लिया, कुछ ऐतिहासिक कार्य किया। उनकी लोकप्रियता व्यक्तिगत तौर में काफी बढ़ी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर के ऐसे कुछ कार्य किए जो 15 साल की रमनकाल सरकार में नहीं हो पाया था। लोगों ने यह समझना शुरू कर दिया था कि भूपेश बघेल जी की जो सरकार है वो ग्रामीण सोच वाली सरकार है। भूपेश बघेल जी खुद ग्रामीण परिवेश के रहने वाले हैं। ऐसा सब कुछ होने के बाद भी कुछ ऐसी वजहें बनी जिनके कारण कांग्रेस को आज सत्ता से बाहर होना पड़ा। दोस्तों, सबसे पहली वजह कांग्रेस की सत्ता से बाहर जाने की सबसे पहली वजह आपसी खींचतान रही। दूसरी महत्वपूर्ण वजह यह रही कि चुनावी घोषणा पत्र को बीते 5 सालों में कांग्रेस सरकार जनता के बीच उस तरीके से पूरा नहीं कर पाई जैसा छत्तीसगढ़ की जनता उनसे अपेक्षा कर रही थी। चुनावी घोषणा पत्र में 2 महत्वपूर्ण वादे थे जो चुनाव जिताने के लिए, ऐतिहासिक चुनाव जिताने के लिए कांग्रेस सरकार
या किसी भी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। इनमें एक बड़ा वादा यह था पुलिस सुधार का। दोस्तों, वर्ष 2018 के चुनाव परिणाम में कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत दिलाने में पुलिस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। इसके बावजूद पुलिस सुधार को लेकर के भूपेश बघेल की सरकार ने कुछ खास नहीं किया। पत्रकार सुरक्षा कानून बिल्ली के गले में घंटी बन के रह गया। यहां भी बहुत सारी संभावनाएं थी कि ग्रामीण पत्रकार, आंचलिक पत्रकार जो सरकार सत्ता परिवर्तन के समय काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे, वह भी मायूस हुए। दैनिक वेतन भोगियों को काफी निराशा हुई। राज्य अपराध का गढ़ बनता गया। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक भ्रष्टाचार इस सिरे से बढ़ा कि जिसे चाहकर भी भूपेश बघेल की सरकार नियंत्रित नहीं कर पाई। सत्ता का नोक-झोंक, सत्ता की खींचतान ऐसा हुआ कि कांग्रेस पार्टी दो धुरियों में बढ़ गई। बीते 5 सालों में हमने ये देखा कि ऐसे तमाम अवसर दिए गए भारतीय जनता पार्टी को जिससे कि उनकी सत्ता में वापसी संभव हो पाई। वहीं सिर्फ 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कमबैक किया वह अपने आप में प्रशंसा योग्य है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जीते हारे नेता लोगों के बीच में लगातार बने रहे, उन मुद्दों पे बात करते रहे, उन लड़ाइयों में साथ रहे जो सीधे जनता से जुड़े हुए थे। वहीं कांग्रेस के निर्वाचित विधायक या मंत्री या कद्दावर नेता कर दीजिए, उन्होंने इन 5 सालों में अपने क्षेत्रों के लोगों से ऐसी दूरी बढ़ाई, कार्यकर्ताओं से ऐसा टूट हुआ कि जो समर्पित कार्यकर्ता थे वह अपने पार्टी के नेता या विधायक से ही नाराज होने लगे। लोगों और कांग्रेस नेताओं के बीच, विधायकों के बीच जो दूरी अपने क्षेत्र में बनी वह हार का एक बड़ा कारण है। दोस्तों, कांग्रेस के कुछ नेता, खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कहते नजर आ रहे हैं कि अप्रत्याशित चुनाव परिणाम सामने आया। आपने देखा होगा PS सिंह जो उप मुख्यमंत्री वह भी चुनाव हार गए। उन्होंने भी यह कहा कि अप्रत्याशित चुनाव परिणाम सामने आया है, परंतु ऐसा नहीं है। अप्रत्याशित चुनाव परिणाम सामने नहीं आया। कोई ऐसा स्थिति या कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी कि इस चुनाव में वो हार गए जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कांग्रेस के जो 9 मंत्री चुनाव हारे हैं उनके विषय में आपको बताना चाहूंगा कि यह स्पष्ट हो चुका था लगभग आज से 6 महीना पहले या साल भर पहले ही बहुत से खोजी पत्रकारों ने कांग्रेस पार्टी के कुछ जमीनी कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कर दिया था कि यदि ऐसे विधायक या ऐसे मंत्री जो उम्रदराज हो चुके हैं, थक चुके हैं और जो अपने क्षेत्र में सक्रिय नहीं है, उन्हें पार्टी टिकट देती है तो चुनाव में हार निश्चित है। दोस्तों, इसी बीच आपको ये बताना चाहूंगा कि कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ प्रभारी, इनका एक पत्र जो सत्य है या असत्य है, सही है या गलत है, यह मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन उनका जो एक पत्र वायरल हुआ चुनाव परिणाम आने के बाद वह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उस पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत लोकप्रियता होने के बावजूद उनकी भाषा शैली को लोगों ने नकारना शुरू कर दिया है। उनके बातचीत करने का ढंग, आम लोगों से बातचीत करते समय उनकी शैली जो है वो ऐसे होने लगी थी जैसे कि मैं ही सब कुछ हूं। मैंने बहुत से ऐसे विधायकों से भी बात की है, उनके नजदीकों से भी बात की है कि सत्ता में आने के बाद भूपेश बघेल जी उसी रास्ते पर चल पड़े थे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय जी जोगी जिस रास्ते पे चल रहे थे। एक वो हम की जो परिपाटी है वह हार की बहुत बड़ी वजह हुई। कांग्रेस के मंत्रियों के पास, विधायकों के पास निराशा थी,
कि उन्हें अपेक्षित कार्य नहीं मिल पा रहा है। राज्य में उनकी सरकार होने के बाद भी राज्य के अफसर उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। इस पर भी कई बार खुलकर बात सामने आई। कई समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ, न्यूज चैनलों में देखा गया कि राज्य के अफसर राज्य में अफसरशाही इतनी निरंकुश हो चुकी है कि वह मंत्रियों और विधायकों की बात को भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। चुनाव परिणाम के ठीक पहले महादेव ऐप जैसा एक ऐसा मामला सामने आया जिसने कांग्रेस को सिरे से हिला दिया। आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, वह अपने आप को बचाने में ज्यादा ध्यान लगाने लगे। परिणाम यह हुआ कि जितने सीटों पे उनका दावा था कि अपनी मेरी सक्रियता से या उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता से चुनाव जीता जा सकता है, वह 9 कैबिनेट मंत्री चुनाव हार गए। इनमें एक उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव भी अपने विधानसभा क्षेत्र अंबिकापुर से चुनाव हारे। उन्होंने कहा है कि हार के मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप पिछले कुछ समय पर जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि श्री टी.एस. सिंहदेव जी ने यह भी कहा था कि इस बार चुनाव जीतने के बाद मैं और चुनाव नहीं लड़ूंगा। राजनीतिक भाषा में इसके 2 मायने हैं, या तो ये सीधी धमकी थी या उनकी महत्वाकांक्षा। जनता ने इसे स्पष्ट रूप से समझा और ऐसे नए व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके विरोध में अपना जनमत देना पसंद किया, जो कभी श्री सिंहदेव जी के काफी नजदीकी माने जाते हैं। ऐतिहासिक चुनाव परिणाम सामने आया। कुछ वोटों से, लगभग 94 वोटों से पूर्व मुख्यमंत्री कद्दावर कांग्रेस नेता श्री टी.एस. सिंहदेव चुनाव हार गए। कांग्रेस के जिन 9 कैबिनेट मंत्रियों की हार हुई, उनके पीछे भी यह स्पष्ट हो चुका था कि यदि टिकट इनको दी जाती है तो वो निश्चित तौर पर पहले ही चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी उन्हें टिकट दिया गया। वो अपने क्षेत्र से लड़ेंगे और हार का सत्ता से बाहर होने के प्रमुख कारण हुए। वहीं आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आप पाएंगे कि उन्होंने नया प्रयोग किया, बिल्कुल सब कुछ ऐसा किया जो एकदम नया था, जिसकी अपेक्षा शायद कांग्रेस नीति कारकों के पास नहीं थी। ये नया प्रयोग को छत्तीसगढ़ की जनता ने पसंद किया। दोनों पार्टियों से कई तरह के प्रलोभन मतदाताओं को दिए गए। चुनाव घोषणा के बाद, चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद तरह तरह की योजनाओं की बात की गई। लेकिन दोस्तों, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है, उन्होंने इस चुनाव में पार्टी से ऊपर व्यक्ति को चुना। जनता का स्पष्ट बहुमत न भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया, न कांग्रेस के खिलाफ गया। कांग्रेस के वही विधायक चुनाव जीते जो अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे, लगातार काम किया, लोगों से जुड़े रहे। कांग्रेस के वही नेता चुनाव जीते। भारतीय जनता पार्टी के वही नेता चुनाव जीते जो लोगों के बीच में खुलकर सामने आते हैं, आप खुल के बातचीत करते हैं और उनका जो जुड़ाव है लोगों से वह सीधे तौर पर रहा। कार्यकर्ता जिन विधायकों से खुश रहे, कार्यकर्ताओं ने उनके पक्ष में खुला काम किया, मेहनत की। परिणाम यह हुआ कि वही विधायक चुनकर सामने आए जो लोकप्रिय थे, जो सक्रिय थे, जिनके कार्य करने की शैली स्थानीय लोगों में काफी पसंद की जाती रही। लेकिन थोपे गए नेता भारतीय जनता पार्टी से भी हारे और कांग्रेस से भी हारे। थोपे गए नेताओं के साथ में या विधायकों के साथ में या मंत्रियों के साथ में स्थानीय कार्यकर्ता भी नहीं थे। लोगों ने उनके काम करने के ढंग को सिरे से नकार दिया। इससे वर्ष 2023 का यह चुनाव परिणाम सामने आया है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व को लेकर के कि मुख्यमंत्री किसको चुना जाएगा जोड़ तोड़ में लगी हुई है, कांग्रेस हार की समीक्षा कर रही है। दोनों अपने अपनी जगह व्यस्त हैं। चुनाव परिणाम यह स्पष्ट कर दिया है कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री के तौर पे
कई ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं या बनाए जा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक साहसी पार्टी है जो बिल्कुल नया प्रयोग करती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अमित शाह जी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नया करने से बिल्कुल नहीं डरते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नया किया। ऐसा ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आगामी मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर भी वो नया कुछ करेंगे। हो सकता है आदिवासी चेहरा, जो काफी लंबे समय से मांग दोनों पार्टियों में रही है कि छत्तीसगढ़ में कोई आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी आदिवासी चेहरा चुन सकती है। उनमें विष्णुदेव साय काफी पुराने भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है जिसको लोग काफी पसंद करते हैं। तो विष्णुदेव साय आदिवासी चेहरा हो सकते हैं। महिला आदिवासी चेहरा का भी विकल्प उनके पास में है। रेणुका सिंह अब तक अजय योद्धा बनी हुई है। अपने जितने भी चुनाव उन्होंने लड़ा है सभी चुनाव लगभग वो जीते आई हैं। संसद चुनाव में उन्होंने जीता, विधानसभा चुनाव में भी ऐसे विधायक को भरतपुर सोना से उन्होंने हराया जिनके हार की कल्पना शायद कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं की हो। गुलाब सिंह कमरो अच्छे विधायकों में गिरे जाते हैं, उसके बाद उनको हार का सामना करना पड़ा। इसका मतलब यह है कि रेणुका सिंह अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। रायगढ़ सांसद की बात करें तो उन्होंने पत्थल गांव से 8 बार विधायक रहे। रामपुकार सिंह को अल्पमत से ही हराया है, लेकिन हराया है। उन्होंने कड़ी को तोड़ दिया जो कांग्रेस का गढ़ बनाया। गोमती शायद भी भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी महिला चेहरा हो सकती है। इसके अलावा अरुण साव जिन्होंने इन बीते 5 सालों में पार्टी को एक धागे में पिरो कर रखा, पार्टी के नेताओं को एक धागे में पिरो कर रखा, काफी मेहनत की, एक एक कार्यकर्ता को जोड़ा और जीत के कर्णधार बने। वह भी नए मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। डॉक्टर रमन सिंह के पास पिछला 15 साल का पुराना अनुभव है, सत्ता कैसे चलाई जाती है। उन्होंने अपनी गलतियों से कुछ सीखा भी है। इसलिए इस बार आप देखेंगे कि चुनाव परिणाम 2 मुख्यमंत्रियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के विजय बघेल जी को 17 या 18,000 वोटों से हराया है। वहीं डॉक्टर रमन सिंह 45,000 से अधिक वोटों से अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री के तौर पे डॉक्टर रमन सिंह, जिन्होंने अपनी गलतियों से कुछ सीखा, सुधार किया, उन्हें आज भी छत्तीसगढ़ की जनता पसंद करती है। डॉक्टर रमन सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के नए मुख्यमंत्री के बड़े चेहरे हो सकते हैं। वहीं भूपेश बघेल जी, जिन्होंने अपनी साख बचा ली, अपनी लोकप्रियता को अपने क्षेत्र में बरकरार रखा और चुनाव जीता, मतलब यह स्पष्ट है कि अगला कांग्रेस का नेता भी भूपेश बघेल ही होंगे और उन्हें अपनी कुछ गलतियों से सीख लेते हुए सुधार का प्रयास करना होगा। आने वाले 5 साल विपक्ष की अच्छी भूमिका निभानी होगी, तब जाकर कांग्रेस की सत्ता में वापसी की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन दोस्तों, वर्तमान परिदृश्य यह कहता है कि छत्तीसगढ़ की जनता जो नेताओं की नजर में, दोनों पार्टी के नेताओं की नजर में मुफ्तखोरी की आदमी थी, या कहते थे कि मुफ्त की रबड़ी खाली आती है, उसकी सोच समझ विकसित हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने स्पष्ट तौर पे वर्ष 2018 की तरह किसी पार्टी को सिरे से किनारे नहीं किया है और सिरे से स्वीकारा भी नहीं। जो अंतर है वह अंतर ऐसा नहीं है कि इससे पाटा नहीं जा सकता है। 15 सीट से लेकर के आप 56 सीट की यात्रा तय कर सकते हैं। तो ये सोचिए कि छत्तीसगढ़ की जनता जो है कितनी मैच्योर हो चुकी है, कितनी परिपक्व हो चुकी है कि आप कैसे भी घोषणा कीजिए, कैसा भी प्रलोभन दीजिए, मगर जनता जो है
मत अपने विवेक से ही दे। वो जनता ने किया भी, और ऐसे विधायकों को चुना जो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय रहे, लोगों के बीच में उन्होंने अपनी जगह बनाई। दोस्तों, मैं आपको इतना कहकर आपसे विराम लेना चाहूँगा कि चुनाव परिणाम के बाद सत्ता की सवारी भारतीय जनता पार्टी को करना है। सत्ता की सवारी आसान नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं, उनके नेता भी बधाई के पात्र हैं। नए मुख्यमंत्री जो आएंगे उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए जनता का विश्वास जीतना होगा। वो सभी मुद्दे जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल थे, जिन्हें कांग्रेस ने किसी कारणों से पूरा नहीं कर पाया, नहीं किया, उन्हें प्राथमिकता से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को और विधायकों को पूरा करना होगा। तभी जाकर के सत्ता में बने रहने की उनकी जो कोशिश है वो सफल हो पाएगी, और कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाला 5 साल काफी संघर्ष वाला होगा। जैसा कि राजनीतिक कोई पार्टी होती है, कुछ बदले की भावना होती है, उससे भी कांग्रेस को जूझना पड़ेगा, कांग्रेस नेताओं को जूझना पड़ेगा। लोगों के बीच में सत्ता में ना रहते हुए भी एक विधायक के तौर पे अच्छा काम करना होगा। पार्टी की आइडियोलॉजी को स्थानीय लोगों के बीच में रखना होगा, एकजुटता दिखानी होगी, और जो धुरी में बटी कांग्रेस है उसे वापस एकजुट होना होगा। दोस्तों, इतना करके मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। यदि आपको लगता है कि मेरी समीक्षा रिपोर्ट या मेरा रखा गया तथ्य लोगों के बीच में जाना चाहिए, तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।